आप सभी का अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम के अंतर्गत देखने वाले हैं कोविड-19 के बारे में। एक रिपोर्ट आई है, विभिन्न देशों के लगभग 32 देशों के वैज्ञानिकों ने WHO से एक निवेदन किया है, उसको एक रिपोर्ट सौंपी है, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। पूरा का पूरा टॉपिक कोविड-19 पर आधारित है। तो क्या है, चर्चा में क्यों है, ये किस तरह की रिपोर्ट है जो वैज्ञानिकों ने सौंपी है। तो इसमें 239 वैज्ञानिकों ने, टोटल 239 वैज्ञानिकों ने, ये हैं 32 देश के ये वैज्ञानिक हैं, इन्होंने WHO को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें बोला गया है कि जो कोविड-19 है, कोविड-19 का जो प्रसार होता है वो एयरबोर्न के माध्यम से होता है। मतलब जो आप जानते हैं कि जल की बहुत ही छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं उनके माध्यम से भी कोविड-19 का प्रसार होता है और हो सकता है। ये रिपोर्ट सौंपी है। अभी तक WHO क्या मानता था। WHO का कहना था कि यह जो है संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से जो बड़ी बूंदें निकलती हैं, खांसने या छींकने के उपरांत जो जल की बड़ी बूंदें निकलती हैं, उससे ही यह तेजी से फैलता है। मतलब जो कोई भी व्यक्ति संक्रमित है, वो किसी भी सार्वजनिक स्थान पर उसको खांसी या छींक आती है, तो उसके कारण जो एक प्रकार से जल की बड़ी बड़ी बूंदें निकलती हैं, जो आसपास के सरफेस पर या आसपास का जो भी जहां भी है उस तरह की दीवार पर या कहीं भी, जब वो एक प्रकार से जाके बैठ जाती हैं और कोई भी दूसरा व्यक्ति उनके टच में आता है तो कोविड-19 का प्रसार होता है। लेकिन अब क्या था, अभी तक इसमें था कि ये फ्लोर और सरफेस से ही, टच करने से ही फैलता है, अभी तक ये था। लेकिन ये जो रिसर्च आया है, 239 वैज्ञानिकों ने जो शोध किया है, ये टोटल 32 देश के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने बताया, क्या बताया है कि जो ये कोविड-19 का प्रसार है ये एयरबोर्न के माध्यम से भी हो सकता है। मतलब ऐसी बूंदें, इतनी छोटी बूंदें जो हवा के माध्यम से लगभग 1 किलोमीटर तक या 500 मीटर तक की यात्रा कर सकती हैं हवा के माध्यम से, तो उनके माध्यम से भी फैल सकता है। मतलब आप ये मान सकते हो कि 100 मीटर के रेंज में, 100 मीटर, कम से कम 100 मीटर की इनकी रेंज होती है, 100 मीटर तक की रेंज में ये चल सकती हैं, हवा के माध्यम से जा सकती हैं। तो इस प्रकार का जो एयरबोर्न वाला कॉन्सेप्ट था, WHO ने पूर्व में इसको नकार दिया था। WHO का कहना था कि कोई भी व्यक्ति ये खांसता या छींकता है तो उसके माध्यम से जो भी बूंदें निकलती हैं, जो सरफेस पर गिर जाती हैं, वहीं से होता है। जबकि एयर के माध्यम से, जैसे कोई भी संक्रमित व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पे खांसता या छींकता है तो उस समय की जो वहाँ की एयर है, उस क्षेत्र की जो एयर है, उसमें इनका प्रसार नहीं होता है। मतलब यदि सरफेस के टच में कोई व्यक्ति नहीं आता है तो वो कोविड-19 से बचा रह सकता है, ऐसा WHO का अभी तक मानना था और अभी भी यह मान रहा है। तो WHO को इन्होंने बताया है कि जो कंटेनमेंट स्टेट होते हैं, जोन होते हैं, जैसे WHO ने गाइडलाइन रखी है कि यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ भी इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं तो WHO की सलाह है कि ऐसे मामले, ऐसे व्यक्तियों से संपर्क में ना रखा जाए, ऐसे क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाए, वहाँ की आवाजाही जो है, गतिविधियों को सीमित किया जाए। इस तरह के जो मामले हैं, या जो हाई कांटेक्ट के मामले, हाई कांटेक्ट एरिया मतलब दरवाजे का डोर का जो नॉब होता है वो हो गया, डोर नॉब हो गया, या टेबल हो गया, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप जाते हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ये फैल सकता है। अभी तक WHO ने इस प्रकार की गाइडलाइन दी थी और इसके बचाव के तरीके भी WHO ने बता दिया था कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करिए, आप सार्वजनिक स्थानों पर जाते हैं तो मास्क पहनिए, आप हैंड वॉश नियमित करते रहिए। इस तरह के कई सारे जो है बचाव के तरीके भी WHO ने बताए। विभिन्न देशों द्वारा अपने अलग तरीके से कुछ इसी में जोड़ा गया। तो आप देखते होंगे कि भारत में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, आउटडोर के लिए मास्क होना जरूरी है, हैंड वॉश की बात हुई है, सैनिटाइजर की बात हुई है, तो इस तरह की बातें भारत में देखने को मिली है। तो WHO अभी तक क्या करता आया है कि जो इस तरह के वैज्ञानिकों का जो शोध था उसको नकारता आया है। तो अब इन सभी वैज्ञानिकों ने शोध पत्र को WHO को इस बार फिर से भेजा है। उसी के कारण ये पूरा जो
मुद्दा है ये चर्चा में आ गया है। इसमें क्या है कि WHO जो है निग्लेक्ट कर रहा है, जो फैक्ट हैं उसको निग्लेक्ट कर रहा है, जो एविडेंस हैं एयरबोर्न के माध्यम से फैलने के उसको निग्लेक्ट कर रहा है, ये आरोप है। अभी तक मानना है कि खांसी व छींक के साथ जो ड्रॉपलेट्स होती है, जिसको आप एरोसोल बोलते हो, एक तो होता है ड्रॉपलेट्स जो बड़ी बूंदें होती हैं, एक होता है एरोसोल जिसका साइज माना जाता है कि 5 माइक्रोन से कम होता है। तो जो ये साइज की बात की गई है कि 5 से कम होना चाहिए, इस प्रकार के जो होते हैं उनको एरोसोल आप बोलते हैं। और इस तरह के जो एरोसोल हैं ये सैकड़ों मीटर तक वायु के माध्यम से, हवा के माध्यम से सैकड़ों मीटर की जो है यात्रा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो कोविड-19 का अभी तक था कि आप किसी भी सरफेस के टच में ना आए, किसी भी संक्रमित व्यक्ति के टच में ना आए, तो कोविड-19 से आप बचे रह सकते हैं। लेकिन जो हालिया शोध आ रहे हैं उनका कहना है कि चाहे आप इंडोर में हैं या आउटडोर में हैं, मास्क आपके लिए कंपलसरी है, क्योंकि जो एयरसोल है, एयरसोल के माध्यम से भी कोविड-19 का प्रसार होने की संभावना है और एयरसोल में वो क्षमता है कि वो कोविड-19 का प्रसार कर सकते हैं। तो कहने का मतलब था कि जो अभी तक हम मानते आए थे कि कोविड-19 का फैलाव किस तरीके से होता है, बिना सरफेस के टच में, बिना संक्रमित व्यक्ति के टच में आने से नहीं हो सकता है, लेकिन अब ये धारणा बदल चुकी है और निश्चित रूप से WHO इसको संज्ञान में लेगा और आगे जब भी इस पर कुछ नया WHO का कॉन्सेप्ट आएगा, नया कुछ WHO विचार लाएगा, तो उसको मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो अब आप यदि आप देखो इस तरह से यदि प्रसार हो सकता है, मान लीजिए कि एरोसोल के माध्यम से कोरोना का प्रसार होता है, इस तरह से यदि मानो, तो आजकल क्या हो रहा है कि जो भी इवेंट हो रहे हैं वो इंडोर इवेंट हो रहे हैं, जैसे शादियां हैं, इस तरह के जो भी इवेंट हो रहे हैं इंडोर इवेंट आयोजित किए जाते हैं। और ऐसा मानना है लोगों का, क्योंकि आप जानते हैं पूरी चेकिंग होने के बाद लोग जाते हैं, जो भी प्रोटोकॉल रखा गया है, तो इस तरह से मानना है कि इंडोर में ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। लेकिन आप सोच कर देखिए, यदि एरोसोल के माध्यम से कोविड-19 फैल सकता है, यदि इसकी संभावना है, तो यदि इंडोर में कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो जो इंडोर का जो कार्यक्रम है, जो हमारा इवेंट है, वो कोविड-19 के प्रसार के लिए जिम्मेदार हो सकता है। वहाँ से कोविड-19 के बहुत बड़े क्षेत्र में वहाँ से प्रसार हो सकता है, क्योंकि इंडोर में आप जो भी व्यक्ति वहाँ पे भाग लिया है, प्रतिभाग किया है, वो विभिन्न क्षेत्रों से हो सकते हैं। और यदि एरोसोल के माध्यम से किसी भी प्रकार से वो इंडोर हमारा प्रभावित होता है, वो एरिया, इंडोर का पूरा एरिया प्रभावित होता है, तो जो भी वहाँ पे व्यक्ति बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से वो सारे व्यक्ति संक्रमण फैलाने के जिम्मेदार होंगे। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आया है कि एरोसोल के माध्यम से भी फैल सकता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है कि इस तरह से यदि चर्चाएं हैं, इस तरह के यदि शोध आ रहे हैं कि इंडोर में भी कोविड-19 का प्रसार हो सकता है, तो आगे क्या किया जाना चाहिए। सबसे पहले आप जानते हैं कि जो वेंटिलेशन की व्यवस्था होती है इंडोर कार्यक्रमों में, वो अभी उस स्तर तक नहीं है जैसा कि कोविड-19 में आपने प्रोटोकॉल बनाया गया है विभिन्न संगठनों द्वारा कि इस तरह की वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरह के इंडोर में जो भी कार्यक्रम होते हैं, इस तरह के सुरक्षा उपकरण के जांच के उपरांत जो है लोगों का प्रवेश होना चाहिए। तो इन सब को सदस्य देशों को देखना होगा, संबंधित जो संगठन है उनको देखना होगा कि जो भी इंडोर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हों, वहाँ पे जो वेंटिलेशन की व्यवस्था है वो आज के आधुनिक तकनीक के हिसाब से हो, जिससे कोविड-19 का प्रसार कम से कम हो सके। और WHO की यदि हम बात करें तो WHO सिर्फ अभी एक ही, जो आप सुना होगा, मीजल्स नाम का सुना होगा, एक वायरस आया था, एक संक्रमण आया था। मीजल्स जो संक्रमण है, अभी तक WHO मानता है कि जो मीजल्स संक्रमण है सिर्फ यही एकमात्र संक्रमण है जो एरोसोल के माध्यम से फैल सकता है। तो WHO मानता है कि एरोसोल के माध्यम से संक्रमण फैलता है, लेकिन कोविड के मामले में वो इनकार कर रहा है और अभी तक मीजल्स का एकमात्र इन्होंने उदाहरण दिया है। आप WHO की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे यदि आप सर्च करोगे एरोसोल के माध्यम से फैलने वाले रोग या संक्रमण, तो वहाँ पे आपको मीजल्स देखने को मिलेगा, क्योंकि WHO सिर्फ और सिर्फ मीजल्स को मानता है।
तो कहने का मतलब था कि आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को जानिए, क्योंकि यूपीएससी को यदि हम देखें तो ये थर्ड पेपर से जुड़ा हुआ मामला है और निश्चित रूप से इस तरह के प्रश्न कोविड-19 से जुड़ी हुई जो भी गतिविधियां हो रही हैं, भारत में जो भी शोध हो रहे हैं, जिन दवाइयों के बारे में आईसीएमआर ने बोल दिया है कि आप परीक्षण कर सकते हैं, जो परीक्षण के स्टेज में हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको प्रतिदिन क्विज दी जाती है, और जो क्विज होती है कहाँ पे मिलती है, आपके YouTube चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में मिलती है। और जो क्विज होती है वो लेटेस्ट होती है, समसामयिक होती है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि ये विषय क्यों चर्चा में है, एरोसोल का विषय क्यों चर्चा में है, यूरोबोन का विषय क्यों चर्चा में है। ये कॉन्सेप्ट जो है, ये पूरा जो टॉपिक है, ये आप देखेंगे द हिंदू पेपर देखेंगे तो द हिंदू के ये शायद पेज संख्या 4 या पेज संख्या 5 पर इसके बारे में पूरा एक विधिवत लेख आया हुआ है, वहीं से मैंने इस कॉन्सेप्ट को उठाया था। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आगे, तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।